हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो। हाँ सर। क्या मैं अवधेश कुमार से बात कर रहा हूँ? जी हाँ जी, मैं अवधेश कुमार बोल रहा हूँ। ओके, एक्चुअली मैं दीपक कुमार डीके गुरु ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मुझे पता चला है कि आपने जेआरएफ निकाला है। जी सर जी, अभी इस बार जो एनटीए का एग्जाम हुआ था उसमें जेआरएफ आया। कॉन्ग्रेचुलेसन अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके अवधेश जी, मैं आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके आपका अनुभव का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी होगी सर, बिल्कुल अगर मैं कुछ कर पाया। ओके, धन्यवाद अवधेश जी। अवधेश जी, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कहाँ से पीजी किया, यूजी किया, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया ये सब। जी, जैसा कि नाम मेरा अवधेश कुमार नाम है, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का हूँ। बाकी ये बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन और पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी यहीं से चल रहा है। तो मास्टर्स है और पॉलिटिकल साइंस से चल रहा है। तो अभी मैं सेकंड ईयर में, मतलब फोर्थ सेमेस्टर मेरा अब ये चल रहा है। अभी जब एग्जाम हुआ तो वो मेरा थर्ड सेमेस्टर था। ओके, मतलब आप अपेयरिंग में ही जेआरएफ निकाल लिए हैं? जी जी, अपेयरिंग। सब्जेक्ट क्या बताया आपने? पॉलिटिकल साइंस। आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, बीएचयू के स्टूडेंट हैं और अपने तीसरा सेमेस्टर में आपने जेआरएफ निकाल लिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये बताइए कि आपने इसके लिए कहीं से कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किया था आपने? नहीं सर, कोचिंग में सेल्फ स्टडी ही थी। यहाँ पे हम लोग दो चार लोग थे, आपस में डिस्कशन होता था। बाकी वैसे कोचिंग नहीं, क्योंकि क्लासेस भी रहती हैं, टाइम भी नहीं हो पाता है कोचिंग के लिए। बाकी कोचिंग का कोई ऐसा विचार भी नहीं आया था मन में कि कोचिंग किया जाए। तो आपको क्या लगता है, कोचिंग जरूरी है किसी स्टूडेंट के लिए नेट निकालने के लिए, कि बस बिना कोचिंग के भी नेट जेआरएफ निकाले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सब निकाले जा सकते हैं। जरूरी तो ऐसा नहीं कि मतलब कंपलसरी है कोचिंग, जरूरी नहीं है। ताकि अब लोग अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, एक गाइडेंस मिल जाता है। मैं कोचिंग को पूरा नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन ये है कि बाकी अभी हम लोग के यहाँ मान लीजिए और लड़कों का भी, जैसे यहाँ पे अभी 4 लोग का जेआरएफ आया है, हम लोग के जो क्लासमेट्स हैं। बाकी नेट में लगभग 15-20 लोग का हुआ है। तो आप पढ़ते भी तो बीएचयू में है ना। बात मेरा ये है कि देखिए, बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़ना, आप देश के दूसरा रैंक के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट है जो कोई एक सुदूर इलाका वाला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क होता है ना। तो क्या उनको कोचिंग लेना चाहिए? हमें की कोचिंग, हाँ, अगर अभी बहुत कुछ है, आइडिया मिलता है कोचिंग से। वो लोग जो बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, और तो आइडिया और बाकी गाइडेंस तो मिलता ही है। लेकिन फिर भी है कि आप करना तो आपको है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोग कोचिंग तो लेते हैं, लेकिन फिर कोचिंग लेने में वो अपनी जिम्मेदारी भूल के कोचिंग पे ही आश्रित हो जाते हैं। चलिए अवधेश जी, आपका कहना ये है कि स्टूडेंट को खुद ही मेहनत करना पड़ता है अल्टीमेटली। आप कोचिंग लीजिए या ना लीजिए, कोचिंग सिर्फ आपको मार्गदर्शित करेंगे, है ना? जी अवधेश जी, मुझे ये बताइए कि आप ये जेआरएफ निकालने के लिए कितना घंटा रोजाना पढ़े, कितने दिनों तक? घंटे तो ऐसा तो कुछ फिक्स तो नहीं था, लेकिन जैसे एक नियमित स्टडी का रूटीन फिलहाल सही तो है। लेकिन जैसे कुछ क्वांटिटी का मतलब मायने नहीं रहता, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, ऐसा कुछ तो मेरा तो फिलहाल नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि क्वांटिटी वैल्यू नहीं रखता, क्वांटिटी वैल्यू नहीं रखता, क्वालिटी वैल्यू रखता है ना? हाँ, पर आप 3-4 घंटे भी बहुत इनफ है, एकदम इनफ है। लेकिन ये है कि आप रेगुलर वो बनाए रखिए और रिवाइज करते रहिए। नया भी जो पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी करते रहिए। ये सब ध्यान रखना है। और आपको बाकी मतलब रेगुलरिटी अगर यदि आपने पढ़ाई में रखेंगे तो इजिली निकाले जा सकते हैं। जी जी, ओके। अच्छा, ये बताइए मुझे अवधेश जी कि पेपर 1 का प्रिपरेशन कैसे किया जाए कि अधिक से अधिक मार्क्स लाया जा सके? ठीक है सर, अब ये जो एनटीए की इच्छा है उसमें पेपर 1 के लिए, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मतलब ये फर्स्ट पेपर जो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। ओके। उसमें जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे उसमें अब है जो डाटा इंटरप्रिटेशन है और रीजनिंग है, ये सब तो टोटली
प्रैक्टिस बेस्ड है। लॉजिकल रीजनिंग का भी प्रैक्टिस भी आप समझ लीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अधिक मार्क्स आएगा, है ना? जी, क्योंकि अब टाइम भी देखिए, अभी टाइम तो पहले से भी रिड्यूस करके अब 1 आवर कर दिया है। आपको उसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ऑनलाइन सिस्टम है। उसमें अभी इस बार बहुत लोगों को दिक्कत भी आ रही थी, जो कंप्रिहेंशन का पूरा दिख भी सही से नहीं रहा था। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट करना, तो प्रैक्टिस के बिना टाइम मैनेजमेंट आप कर नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे ये बताइए अवधेश जी कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन सा बुक को प्रीफर किया था, कौन कौन से राइटर के बुक प्रीफर किए थे आपने? पेपर 2 के लिए तो सर कोई ऐसी खास बुक मतलब एक हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसको सिलेबस में ध्यान रख के ही आप ऑथेंटिक बुक का यूज करें। मैं तो जो भी करें, ऑथेंटिक बुक यूज करें और सिलेबस को ध्यान में रखिए, जहाँ से भी आपको मिल पा रहा मैटर। आपने कैसे प्रिपरेशन किया था पेपर 2 को? तो मैं जहाँ तक है तो ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उनसे, उसके बाद बाकी जो अपना जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जो जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो थियरी का जो पोर्सन, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो पहले से भी जो मतलब है, ये नहीं कि आप 2 महीना या 1 महीना फॉर्म डाल दिया फिर से तैयारी में लग गए तो उस 2 महीने में ही सब कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप फिर कोई भी बुक है आप एडजस्ट कर लेंगे। पेपर 1 के लिए आपने कोई बुक खरीदा था? पेपर 1 के लिए जी, पेपर 1 के लिए मैं जैसे 1-2 बुक है मुझे मेरे हिसाब से सही लगी। जैसे ये केवीएस मदान की है जो बुक है, और बाकी एक दृष्टि की भी बुक आती है। ओके, तो ये 2 बुक मैं वैसे मुझे सही लगी, पेपर में करूंगा। अच्छा ये बताइए जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर बोलिए, आप बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि ये बताइए कि पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में ये कहा जाता है अक्सर कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या सोचते हैं, सच में इम्पोर्टेंट है कि बस एक हवा बनाया गया है कि हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं सर, इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब जो प्रीवियस पेपर है उसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं जी। जैसे एक है कि अब कुछ लोग देखें कि उससे कितने क्वेश्चन से फंस रहे हैं या फिर कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो अगर इस नजरिए से देखें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं, मान लीजिए 2, 4, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आ गया, रिपीट कर दिया, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे, जैसे माइंड सेटअप भी समझ में आता है कि जो पेपर सेटर होता है उसका, तो ये सब चीजें जो है। अवधेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि अब तक हमने ढेर सारा इंटरव्यू किया था, ये जो आपने बात किया कि 2 नजरिए से हम इसको देख सकते हैं, एक तो कि कितना क्वेश्चन फंस रहा है और दूसरा नजरिया ये है कि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या पैटर्न क्या है क्वेश्चन का सेट करने का, माइंडसेट क्या है, उसको हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही। पढ़ के रखते हैं, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कोड के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो वो सब बहुत कुछ प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा आपने बात कहा है। ये मुझे लगता है पूरा इंटरव्यू का सबसे बेस्ट पार्ट था। अब मैं आगे आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उसको आप क्या गाइडेंस देंगे या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से कि वो भी जेआरएफ निकाल ले, क्योंकि सब तो बीएचयू के स्टूडेंट नहीं है ना? जी बताइए। तो मैं पहले तो उनके लिए कहूंगा कि पहले जैसे एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम है उनके लिए पहले उसको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर न ले एग्जाम का। मतलब एग्जाम का प्रेशर तो होता ही है, वो नो डाउट, हम लोग उसको नकार नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी अपने से कि एग्जाम जैसा भी देखिए, मैं अभी न्यूज़पेपर में आया कि कोई लड़की नेट उसका निकला जेआरएफ नहीं हुआ, शायद सुसाइड कर ली। मतलब इस लेवल तक या फिर एग्जाम मतलब प्रेशर से पहले तो दूर रहे, एकदम रिलैक्स माइंड रहे। बाकी पेपर फर्स्ट जो है आप उसमें समय मतलब दीजिए प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा। पेपर 2 जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और रेगुलर जो भी है रेगुलर स्टडी कीजिए, और रिवीजन जितना ही आप नया पढ़िए उसके उतना ही रिवीजन पे भी आप रिवीजन को भी साथ में लेके चलिए। मैं यही 2-3 चीज ओके, तो ये थे अवधेश जी। अवधेश जी मैं आपको बता दूं कि मैं भी बीएचयू का ही स्टूडेंट हूँ जी। अच्छा, तो ये थे अवधेश जी, बीएचयू में अभी ये पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर रहे हैं और ये जेआरएफ निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को
अवधेश जी से बात किया हुआ वार्तालाप बहुत ज्यादा अधिक पसंद आया होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आप लोगों के लिए। थैंक यू अवधेश जी। थैंक यू सर। ओके।